Today we are going to study about approaches of human geography. This topic is included in unit number 1, paper Human Geography. सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर है क्या। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने इसे अलग अलग डिफ़ाइन किया है कि ये बहुत सिंपल शब्दों में इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर भी हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज़ इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड स्टडीज़ इंटरैक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द एनवायरनमेंट। अब हम इस डेफिनेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी ये वह विज्ञान है जो ह्यूमन बींग्स को समझता है या उनको स्टडी करता है। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? ये इंटीग्रेटिव है। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों का यूनिट, जुड़ाव। यहाँ दो या दो से अधिक क्या है? ह्यूमन बींग्स एंड द एनवायरनमेंट। और ये साइंस या स्टडी कैसी है? एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का मतलब होता है विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, समथिंग ऑन विच द एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन। जिस ऐसा ज्ञान या ऐसा डेटा कलेक्शन जो एम्पेरिकल है, मतलब वह रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बना हुआ है। एंड इट स्टडीज़ इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो भी मानव अपने एनवायरनमेंट के साथ अनुक्रिया करता है, उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसको स्टडी करना, उसका अध्ययन करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। रेडज़ेल डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। नेक्स्ट वी कम्स टू द अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि आज हमारा टॉपिक है। तो हमने ये समझ लिया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि इसको पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए, इसका ज्ञान एकत्रित करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस सिंस वेरी बिगनिंग ऑफ द सोसाइटी लोगों ने यूज़ करी, जोग्राफर्स ने यूज़ करी। तो अब जब हम कह रहे हैं अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसका क्या मतलब होता है? तो वो द वर्ड अप्रोच मीन्स टू बिगिन टू डील विद अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन। अप्रोच का मतलब होता है हम जब किसी प्रॉब्लम को या फिर किसी सिचुएशन के प्रति अपना कोई दृष्टिकोण अपना लेते हैं, हम उसे देखने की एक थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, हम उसे स्टडी करने की एक थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं माइंड में, उसे हम दृष्टिकोण, उपागम या अप्रोच कहते हैं। हाउ आर दीज अप्रोचेज डेवलप? आखिर हमारा दृष्टिकोण या अप्रोच बनता कैसे है? थ्रू वेज ऑफ नोइंग that are refined constantly, through learning that changes with time, through structure of society। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, उससे समझते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, हमारी थिंकिंग धीरे धीरे उसकी तरफ डेवलप होती है, ये सही है, ये गलत है, हम अपनी नॉलेज को वापस रीडिफाइन करते हैं। इसी तरीके से हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अब किसी भी चीज़ को देखने की अप्रोच डेवलप होती है। तो हमें ये समझ में आ गया है कि अप्रोच क्या है, अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हमें ये समझना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की अप्रोचेस, उसको समझने की अप्रोचेस कैसे कैसी अलग अलग हुई और ज्योग्राफर्स ने उनके बारे में क्या क्या कहा। तो कुल मिला के 5 अप्रोचेस हम आज डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक उपागम, स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच, स्थानिक विश्लेषण उपागम, इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिकी उपागम, बिहेवियरल अप्रोच, आचार परक उपागम,
वेलफेयर अप्रोच या कल्याण परक उपागम। एक एक को हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हिस्टोरिकल अप्रोच, या हम जिसे कह दें ऐतिहासिक उपागम। अब इससे क्या मतलब होता है? इसका रेफरेंस ये है कि बहुत सालों से, जब से सिविलाइजेशन बनना शुरू हुई, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ, तो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को पढ़ना, समझना, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। और इसी रिलेशनशिप्स को जो ह्यूमन बीइंग्स और उसके एनवायरनमेंट में थी, उसको धीरे धीरे लोगों ने ऑब्ज़र्व करके लिखना शुरू किया, डिस्क्राइब करना शुरू किया। इसी को हम हिस्टोरिकल अप्रोच के अंतर्गत लेते हैं। उन्होंने क्या एम्फसाइज़ किया, किस पे जोर दिया कि जो चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद द एनवायरनमेंट, मानव की जो प्रकृति है अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली बदल रही है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने बोला, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अ प्लेस और रीजन एट अ स्पेसिफिक टाइम और पीरियड इन द पास्ट, और द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिक चेंज इन प्लेस और रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मानव भूगोल क्या है? किसी प्लेस या रीजन की स्पेसिफिक स्टडी है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे है, स्पेसिफिक पीरियड पे है। वह मानव भूगोल करता क्या है? मानव भूगोल स्टडी करता है किसी प्लेस को या रीजन को और उसमें आए हुए बदलावों को ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक स्टडी करता है। इसका एग्जाम्पल है एक डिस्क्रिप्शन जो नाइल रिवर डेल्टा का दिया था हीरोडोटस ने। बहुत स्टार्टिंग से, बहुत पहले हमें हीरोडोटस ने डिस्क्राइब कर दिया था नाइल रिवर डेल्टा फॉर्मेशन को। तो हमें इस तरीके से हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू ये पता लगता है कि मानव भूगोल में मानव और उसके सराउंडिंग्स से रिलेटेड जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, इंफॉर्मेशन थी या स्टडी थी, बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है स्पेशियल एनालिसिस अप्रोच, स्थानिक विश्लेषण उपागम। द टर्म स्पेशियल, जब हम देख रहे हैं स्थानिक, स्पेशियल, इट मीन्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया और हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट स्पेस और एरिया। इसी अप्रोच को हम रीजनल अप्रोच या क्षेत्रीय उपागम के नाम से भी जानते हैं। इस अप्रोच में दोनों तरीके से मेथड्स यूज़ होती हैं। सिस्टमैटिक स्टडी मेथड भी यूज़ होती है और रीजनल मेथड ऑफ स्टडी भी यूज़ होती है। सिस्टमैटिक अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हम्बोल्ट और उसमें पढ़ा क्या जाता है? ह्यूमन कल्चर, देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? सिस्टम्स मॉडल्स रिलेटेड टू ह्यूमन माइग्रेशन। आपने पढ़ते हुए आ रहे होंगे, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। माइग्रेशन पैटर्न्स ह्यूमन बीइंग्स के चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये चेंज होते हैं। तो उसको स्टडी करने का जो तरीका है वो सिस्टमैटिक अप्रोच के अंतर्गत आता है और ये स्पेशल एनालिसिस अप्रोच के अंतर्गत भी आता है। तो हम जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस की स्टडी कर रहे हैं तब हम उसको हम स्पेशल एनालिसिस कहते हैं। रीजनल अप्रोच में भी यही आता है कि स्पेसिफिक रीजन इन टर्म्स ऑफ देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रीजन का जब हम जिक्र करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक प्लेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसी प्लेस जो आपस दूसरी प्लेसेस से बहुत डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? उनकी एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स है और यही पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्लेस को रीजन बना देती है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक जगह की स्टडी करते हैं तो हम उसका स्पेशल एनालिसिस कर रहे होते हैं। और मानव भूगोल कई बार स्पेशल एनालिसिस अप्रोच से ही किसी भी क्षेत्र की स्टडी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एशिया में पॉपुलेशन स्टडी हो गई, या साउथ अफ्रीका में मिनरल्स की, गोल्ड की स्टडी हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्पेसिफिकली एक प्लेस को रेफ़र कर रहे हैं स्टडी करने के लिए। तो यही स्पेशल एनालिसिस अप्रोच है
ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। इस अप्रोच में ये बात ध्यान देने के लिए ये इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे, जब भी हम स्पेसिफिकली किसी प्लेस पे के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो उस जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स काम करते हैं। फिज़िकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कल्चरल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जब हम फिज़िकल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो हो सकता है क्लाइमेट हो, फिजियोग्राफी हो, सॉइल हो, एग्रीकल्चर हो। कल्चर की बात करते हैं तो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है। तो जब कल्चर और फिज़िकल एलिमेंट्स दोनों को हम स्टडी करते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस अप्रोच को हम रीजनल एनालिसिस अप्रोच कहते हैं। रिचर्ड हार्शन ने एक प्रोमिनेंट अमेरिकन जोग्राफर थे, उन्होंने एनल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स वॉल्यूम 40 में लिखा, द कोर स्टडी ऑफ जोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस that distinguish the various areas of the world from each other। यानी कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ हार्शन ने ज्योग्राफी एज अ ब्रॉडर स्कोप के बारे में बात करी है, क्या है वह स्टडी है। स्टडी किसकी है? प्लेसेस की है, और उनका एनालिसिस है। क्यों एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? ताकि हम ये समझ सके वह पर्टिकुलर प्लेस दूसरी प्लेसेस से जो पूरी दुनिया में हैं उससे अलग क्यों है, और इसी को स्टडी करना ही मेन एम है, या यूँ कह लें मेन सब्जेक्ट मैटर है ज्योग्राफी का। Vidal de Blas, a French geographer, was of view that geography is the study of places and regional differences are found in different areas। ब्लाश ने भी इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कहा कि भूगोल क्या है? वह ज्ञान अर्जन करना है उन सभी जगहों का, उस स्पेसिफिक जगहों का जो दुनिया की दूसरी जगहों से भी अलग हैं और एक दूसरे से कुछ भिन्नताएं रखती हैं। ऐसा ब्लाश का व्यू था। हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं जो है इकोलॉजिकल अप्रोच, या हम जिसे कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिकी उपागम। हमें पहले ये समझना है कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। मानव का अपने परिवेश से सहसंबंध, उसी को हमने नाम दिया है इकोलॉजी। तो जब हम कह रहे हैं इकोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि हम इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, उसके परिवेश को ध्यान रखते हुए स्टडी कर रहे हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच 1960 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स बहुत ही एक्टिव एलिमेंट हैं। ह्यूमन बींग्स आर टेकन एज अ वेरी एक्टिव एलिमेंट दैट कॉन्स्टेंटली अफेक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड हिम एंड हिज सराउंडिंग्स। यह अप्रोच इस तरफ फोकस्ड है कि ह्यूमन बींग्स कॉन्स्टेंटली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, और साथ में वह खुद भी एनवायरनमेंट पे अपना इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट डालते हैं। तो दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत एक्टिव हैं, सराउंडिंग्स को वो किस तरीके से कई बार प्रभावित कर देते हैं, और एनवायरनमेंट भी उनके रहन सहन में, उनके ईटिंग हैबिट्स में, उनकी लैंग्वेज में, उनकी लाइवलीहुड पैटर्न यानी जीवन जीने का तरीके को बहुत तरीके से प्रभावित करता है उनका सराउंडिंग, उनका एनवायरनमेंट। H.H. Barrows, a professor in Chicago, called the relationship of human beings with their environment as human ecology। इन प्रोफेसर ने इस चीज़ को इतना समर्थन दिया कि उन्होंने ये कहा कि जो ज्योग्राफी है बेसिकली वो क्या है, वो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स विद देयर एनवायरनमेंट, और वो टुगेदर देयर रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद देयर एनवायरनमेंट को उन्होंने नाम दिया ह्यूमन इकोलॉजी। मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव व विश्लेषण करने की क्षमता से खुद में और उसके पर्यावरण में भी परिवर्तन लाता है।
अब परिवर्तन वो लाता है, लेकिन इसी परिवर्तन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स ने एफर्ट्स किए और उन्होंने कंजर्वेशन किया डाइवर्सिटी का, तो बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, फ्लोरा फौना, उस जगह के जीव जंतु वनस्पति ये अच्छे हो जाएंगे। उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी पोल्यूशन, तो पोल्यूशन लेवल्स एनवायरनमेंट में डिक्रीज़ हो जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे हैं। हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो ह्यूमन बींग्स के ही फॉसिल फ्यूल्स एक्सटेंसिवली ह्यूमन बींग्स फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, उस वजह से हो रही है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो रहा है। तो इन सब से प्रकृति पे, उसकी सराउंडिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सभी को स्टडी करने की जो अप्रोच है उसे हम इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, जो ह्यूमन जोग्राफी की समझने और स्टडी करने में यूज़ होती है। इकोलॉजिकल अप्रोच to human beings propagates that human beings should have a symbiotic relationship with the environment rather than of a destruction or exploitation। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इकोलॉजिकल अप्रोच का कि ह्यूमन जोग्राफी क्या करती है, प्रोपोगेट्स करती है, डिफ़ाइन करती है या प्रपोज करती है कि ह्यूमन बींग्स को अपने सराउंडिंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि उसको नष्ट करने का, बर्बाद करने का होना चाहिए। द डिफरेंट जियोलॉजिकल थॉट्स लाइक द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, संभववाद, ये सभी तरीके की अप्रोचेस जब हम पढ़ते हैं तो वो हम इकोलॉजिकल अप्रोच के तहत पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अप्रोच जो है वो है बिहेवियरल अप्रोच, आचार परक उपागम। इस अप्रोच को विलियम कर्क ने 1963 में प्रोपोगेट किया था या बताया था इसके बारे में। What this approach is all about, it is talking about different thinking patterns of different human beings for a same piece of information at the same time। कर्क ने ये बिहेवियरल मॉडल पहली बार प्रपोज किया था और इनके हिसाब से इनका कहना ये था कि बिहेवियरल अप्रोच के तहत हम ह्यूमन जोग्राफी को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का सिचुएशन, प्रॉब्लम को समझने का, देखने का नज़रिया अलग होता है। के लेविन ने 1951 में साइकोलॉजिकल स्पेस में अपने ओपिनियन के बारे में कहते हुए बोला था दैट behavior exists in totality of interacting facts which comprise of dynamic field. The circumstances or conditions in any part of the field are influenced by and depend on every other part of the field in the environment। उनके कहने का मतलब ये था कि जब हम ओपिनियन के हम जब इंटरैक्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये फैक्ट्स इंडिविजुअल बिहेवियर से प्रभावित होते हैं और सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हर एक ह्यूमन बीइंग का अलग नज़रिया होता है और वह डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ये चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो गंगा का जो मैदान है वो बहुत फर्टाइल है, वो प्लेन है, ठीक है। तो हर किसी की हो सकता है, हर किसी की अप्रोच उसे देखने की अलग हो। किसी को लग सकता है कि वो प्लेन एरिया है तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत अच्छा नेटवर्क रोडवेज़ और रेलवेज़ का हो सकता है। कोई ये कह सकता है क्योंकि गंगा का मैदान में इतनी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, बहुत सारे वहाँ पर बहुत सारी फर्टाइल सॉइल है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है। किसी की अप्रोच ये हो सकती है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा है, वहाँ रिवर्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है,
तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस मिलेगी। तो हमने ये देखा कि एक गंगा के मैदान को लेके, गैंजेटिक प्लेन को लेके डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है। इसे ही हम बिहेवियरल अप्रोच में लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या है? इट इज़, जैसा कि आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कल्याण परक उपागम, विच इज़ फोकसिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस वेलफेयर के अंतर्गत दो एस्पेक्ट्स को बहुत हाईलाइट किया गया, एक इक्वालिटी और एक जस्टिस। इस अप्रोच में धीरे धीरे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर इस अप्रोच के तहत पावर्टी, डिजीज़, ड्रॉट्स, वॉर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इन सब की तरफ ध्यान देने शुरू हुआ और इसके ऊपर स्टडी शुरू हो गई। ड्यूरिंग 1970 ह्यूमन ज्योग्राफी वॉज रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम। और इसी तरीके से जब 1970 में ह्यूमन ज्योग्राफी का फोकस सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ हुआ तो वेलफेयर अप्रोच का जन्म हुआ। बेसिकली दिस अप्रोच वॉज इनिशिएटेड बाय D.M. Smith and P.L. Knox in 1973 in their work The Geography of Social Being in United States। हम वेलफेयर अप्रोच को एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, थोड़ा आसान होगा समझना। द एम्फेसिस ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी लाइज इन 4 क्वेश्चंस: हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। ये चारों क्वेश्चंस पे ही वेलफेयर अप्रोच जुड़ी हुई है, वेलफेयर ज्योग्राफी जुड़ी हुई है। अब हम इसको समझते हैं। हु या हु का रेफरेंस है किसी भी रीजन, किसी भी प्लेस की पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस, सिटी और अ रीजन। व्हाट रेफ़र कर रहा है यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन को कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उस जगह की कैसे क्यों हम इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अगर इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि इस जगह को कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उससे रिसोर्स प्लानिंग करने में हमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम वेलफेयर अप्रोच के अंदर यूज़ करते हैं वो होता है वेयर का यहाँ रेफरेंस है कि डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड एंड डिफरेंट एरियाज़। कहीं हम जानते हैं मुंबई में किसी पार्ट में तो स्लम्स हैं और किसी पार्ट में बहुत पॉश बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं। तो हम कहाँ लोग किस एरिया में किस डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड से रह रहे हैं, इसको भी वेलफेयर अप्रोच के तहत ही स्टडी किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ का मतलब है टू द प्रोसेस विच गिव्स बर्थ टू डिस्पैरिटीज़। ऐसा क्या हुआ कि ये डिस्पैरिटीज़ या ये डिफरेंसेस इनमें आए, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आए। क्या वहाँ रिसोर्सेज कम थे, क्या वहाँ पर और एक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम के साथ दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रोसेस था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स डेवलप हुई उस पर्टिकुलर रीजन में। तो इसी तरीके से हु, व्हाट, वेयर, हाउ, इन सभी चारों क्वेश्चन को स्टडी करती है वेलफेयर अप्रोच टू ह्यूमन ज्योग्राफी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।